अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। उस आदमी ने नीचे छलांग लगा दी। वो ट्रेन से कूद गया था। बेशक वो इंसान नहीं था। अब उस एहसास से मैंने सोचना छोड़ दिया। उसके बारे में सोचना हिमाकत के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ उसने कहा था, क्या वो मेरे बस में है? मैं थके थके कदमों से वापस अपनी सीट पर आ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर शुआ के बारे में मुझसे कोई ऐसी फरमाइश की जाती है तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ख्वाह कुछ भी हो जाए, आंखें छीन ली जाएंगी मेरे जिस्म में कोड़ पैदा कर दिया जाएगा, मेरे बदन में कीड़े पड़ जाएंगे या बस कुछ और। जहाँ तक शुआ का मामला है, बेशक उसको हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं और ना मैं उससे कोई फरीब कर सकता हूँ, लेकिन बचपन के इस प्यार को दिल से जुदा नहीं कर सकता। ना अपने महबूब को ये कह सकता हूँ कि वो मुझसे नफरत करे, क्योंकि मेरे दिल में किसी और का बसेरा है। ठीक है गुलाम संबान या नाज़िम अरसलान, अगर इम्तिहान ही लेना है तो मैं एक बेलौस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ कि ये इम्तिहान सख्त होगा, लेकिन मेरी बेलौसी भी मुसल्लम थी। भला मोहब्बत के सिवा मैं शुआ से और क्या मांग सकता था? उसके अलावा जिस शख्स की ज़िंदगी से सब कुछ रुखसत हो चुका था, ना घर बार ना कोई मोहब्बत करने वाला। इसके पास अगर सिर्फ किसी महबूब की मोहब्बत हो तो वो उससे इन्हिराफ कैसे कर सकता है? बड़े एतमाद के साथ खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार कर लिया। लाहौर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। हॉस्टल के मामलात अब तकरीबन ख़त्म हो गए थे। ये सोचकर घर पहुंचा था कि वालिद साहब से पूछूंगा कि अब मुझे क्या करना है। फिर वापस आकर हॉस्टल के तमाम वाजिबात अदा करूंगा, दोस्तों से मिलूंगा। वालिद साहब जो भी कहेंगे उस पर अमल करूंगा। लेकिन सारे मंसूबे ख़त्म हो गए थे और मैं एक लुटे पुटे इंसान की हैसियत से यहाँ आया था। दोस्तों के वाजिबात तो खैर अदा करने ही थे, लेकिन अपने बारे में भी कुछ सोचना था। वैसे तो तमाम लोगों से मेरी शनासाई थी, लेकिन साजिद का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। वो बड़ा ही मुखलिस और जानिसार आदमी था। चुनाचे बड़े एतमाद के साथ उसके घर की जानिब गया। वो रिवायतें जहन में आ रही थीं जो दोस्तों से मुतल्लिक होती हैं, यानी ये कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। हो सकता है साजिद तमाम हकीकत जानने के बाद मुझसे माजरत कर ले, लेकिन साजिद ने तमाम हकीकतों को जानने के बाद फौरन ही मेरे लिए अपने छोटे से घर के एक कमरे में बंदोबस्त किया। उसके वालिदैन भी बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे। साजिद के वालिद माजिद अली सरकारी मुलाजिम थे और साजिद जिस घर में रहता था वो भी सरकारी ही था, लेकिन खासी अच्छी हालत में था। जिस कमरे में मेरा क़याम था वो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बड़ी नफासत से आरास्ता किया गया था। एक बिस्तर, 2 कुर्सियाँ, राइटिंग टेबल, एक खिड़की, दीवारों पर लगी हुई कुछ तस्वीरें, ये उस कमरे की कुल कायनात थी। साजिद ने बड़ी दिलसोजी से कहा था, शाजिल, हम गरीब लोग हैं, लेकिन तुमने हमारी गुर्बत को जो इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद तुमने वो बातें नहीं सुनी जो मैंने तुम्हें अपने बारे में बताई हैं। मैं एक मफलूकुल हाल शख्स हूँ और मेरी हैसियत, यार देखो, बड़े प्यार और खुलूस से तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, इसकी तौहीन न करो, तुम्हारा एहसान होगा। साजिद ने मेरी बात के जवाब में आजिज़ी से कहा। अच्छा इंसान था। रात को बहुत देर तक मेरे पास बैठा रहा और मेरी दिलजोई करता रहा। समझाता रहा था कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। हम लोग जवान हैं, मजबूत हैं, हालात को अपने माहौल के मुताबिक ढाल सकते हैं, अपनी कुव्वत बाजू से अपने लिए कोई मकाम बना सकते हैं। चुनाचे परेशानी की क्या बात है? वैसे इसमें कोई शक नहीं कि साजिद के रवैये और उसकी बातों से मुझे बड़ी ढारस हुई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचों में डूबा रहा और फिर आंखें नीम गनुदा हो गई। न जाने कितनी देर तक इस कैफियत का शिकार रहा कि अचानक शीशी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे मुखातिब कर रहा हो। आवाज़ निहायत वाज़े और तेज़ थी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? दूसरी या तीसरी बार भी आवाज़ सुनाई दी तो मेरी निगाह उस पेंटिंग पर पड़ी जो एक भिखारन लड़की की थी। एक अफलास ज़दा चेहरा, बिखरे बाल, सूखे होंठ, पिचके गाल। एक नौजवान भिखारन की तस्वीर जिसे मैंने दिन में देखा था और जिसकी आंखें गुर्बत और इफलास की कहानी सुना रही थीं, लेकिन इस वक्त वो ये आंखें नहीं थीं, ये शुआ की आंखें थीं। चेहरा वही था, सिर्फ आंखें बोल रही थीं और मैं चौंक कर बैठ गया। तब भिखारन के सूखे होंठ मुस्कुरा उठे, लकीरें बोल रही थीं, नक्श जिंदगी पा गए। मैं सहर ज़दा उन आंखों की जानिब देखने लगा। फिर उन होंठों से जो आवाज़ निकली वो शुआ के अलावा किसी की न थी। आंखों में उस वक्त शोखी नहीं बल्कि आंसू थे।
उसने कहा, वो हमसे सब कुछ छीन लेने पर तुले हैं। मैं नहीं जानता शार्जिल के मोहब्बत में ऐसा होता है, लेकिन हमने तो शुरू से दुख उठाए हैं। एक दूसरे को चाहना इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है। अगर यूं है शार्जिल, तो फिर मोहब्बत के पौधे दिलों में क्यों फूटते हैं? दिल तो खुदा का घर होता है। खुदा के घर आग आने वाले पौधे, इनमें खिलने वाले पौधे बुरे तो नहीं होते। हम तो बचपन से एक दूसरे से मिलने, हंसने और बोलने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या ये इतनी बुरी बात है शार्जिल? अगर ऐसा है तो। वो खामोश हो गई और अचानक मैंने तस्वीर उसके होंठ मिटते देखे। मैं फटी फटी आंखों से उस चेहरे को देखने लगा। उसके होंठ तस्वीर से गायब हो गए और फिर उसकी आंखों से सुर्ख स्याल बहने लगा और आंखें बेनूर होती चली गईं। तस्वीर का हुलिया बदल गया और उसके नक्श फ्रेम से मिटते चले गए और थोड़ी देर बाद फ्रेम सादा हो गया। उसके साथ जुल्म हो रहा था, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा था, मुझसे मुखातिब होने की सजा दी जा रही थी। लेकिन कुछ लम्हों बाद लकीरें फिर नमदार हुईं और लकीरों ने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। इस बार जो चेहरा फ्रेम में नमदार हुआ वो शुआ का नहीं था, बल्कि उस चेहरे को मैंने पहचान लिया। ये गुलाम संबान का चेहरा था, वही जो मुझे ट्रेन में मिला था। उसकी आंखों में गजब की झलकियां नजर आ रही थी। वो मुझे घूरता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया हो और वो फिर बोलने लगा, तुम अपनी बात से फिर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी के लिए बुरे रास्ते चुन रहे हो। कहा गया था तुम्हें कि इस नफरत पर मजबूर करो, उसे अपनी बेवफाई का एहसास दिलाओ। यही कहा गया था ना तुम्हें? न जाने क्यों मेरे दिल में नफरत सी जाग गई और मैंने गुर्राती हुई आवाज में कहा, गुलाम संबान, गुलाम तू है, मैं नहीं। तू हो या तेरा आका नाजिम अरसलान, तुम कौन होते हो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ मजबूर करने वाले? क्या हक पहुंचता है तुम्हें इस बात का कि तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश का एहतराम कराने की कोशिश करो? ये नामुमकिन बात है। जो कुछ तुमसे किया जाए कर लो। धमकियां दे देकर खुद शर्मिंदा हो गए। जाओ अपने आका से कह दो कि मैं कभी नहीं करूंगा जो वो चाहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। संबान ने गजबनाक निगाहों से मुझे देखा। उसके बाद ये लकीरें मिटती चली गईं और उसकी जगह उसी भिखारन की तस्वीर आ गई जो पहले मौजूद थी। ये अजीबोगरीब ड्रामा साजिद के घर हो रहा था। उस बेचारे को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि बाद में मुझसे कोई अंदाजा नहीं होगा। मैं रात भर जागता रहा। साजिद जैसा दोस्त अगर दुनिया में ना हो तो दोस्ती का नामो निशान मिट जाए। हर नेकी के साथ बदी का तस्वुर होता है। साजिद बहुत मोहब्बत से मेरे साथ पेश आ रहा था। उसके बाद ना तो फिर मुझे शुआ किसी और शक्ल में नजर आई और ना ही कोई अमल हुआ जिससे नाजिम अरसलान या उसके हरकारे गुलाम संबान की तरफ से कोई कार्रवाई हो। लेकिन मेरे लिए मसले बढ़ते जा रहे थे। मुझे साजिद के साथ रहते खाते पीते शर्म आने लगी और मैं ये सोच रहा था कि साजिद और उसके वालिदैन ऐसे वज़ादार लोग हैं जो खुद भूखे रहकर मेहमान को खिलाते हैं। अभी साजिद की कोई आमदनी नहीं थी, वो मुलाजमत तलाश कर रहा था, लेकिन बाप या बेटे ने मुझसे नहीं कहा था कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। अभी साजिद की कोई आमदनी नहीं थी, वो मुलाजमत तलाश कर रहा था, लेकिन बाप या बेटे ने मुझसे नहीं कहा था कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। मैं इस बात का हल सोच रहा था कि साजिद को मुलाजमत मिल गई। उस दिन घर में बड़ी खुशियां मनाई गईं और मिठाई का एहतमाम किया गया। रात का खाना भी एहतमाम से पकाया गया। साजिद बता रहा था बहुत से लोग इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन उनको फौरी तौर पर मुलाजिम की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे एकदम से क्लर्क की मुलाजमत दे दी। इससे पहले एमए वाले भी इंटरव्यू दे चुके थे और मालिकों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। मैं फीकी सी हंसी के साथ खामोश हो गया। फिर मैंने उससे कहा, साजिद मुझे तुमसे शिकायत है। वो कहने लगा, क्या शिकायत है? मैंने कहा, तुमने अपने लिए तो नौकरी का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन मेरे लिए क्या सोचा है? अरे भाई, तुम्हारे लिए भी कुछ सोच लेंगे। क्या तुम मेरी तरह क्लर्की करोगे? मैंने उससे कहा, क्यों क्लर्क क्यों नहीं बन सकता मैं? अरे भाई, तुम समझो, तुम बहुत बड़े जिम्मेदार हो। मैंने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाएगे। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ, बताओ। मैंने कहा, तो फिर मुझे इस गलीज नाम से क्यों पुकारते हो जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं? जिम्मेदारी जिन लोगों के लिए थी उनके पास रह गई। शुक्र है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जो दूसरों का हक मारे। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। अब तुम यूँ करो मेरे दोस्त के मेरे लिए भी मुलाजमत तलाश करो, और अब तुमने अगर तकल्लुफ़ का इजहार किया या इन बातों का दोबारा जिक्र किया तो मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँगा। साजिद हंसने लगा। फिर उसी रात खाने पर उसके वालिद ने मुझे समझाया और कहा कि अभी मैं आराम करूँ। तो मैंने उनसे कहा, चाचा जान, मैं क्यों आराम करूँ? मैं मजबूत आदमी हूँ, साजिद की तरह तालीम याफ्ता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी। मिलजुल कर इस घर को चलाएंगे। अब आपने मुझे अपने सर पर मुसल्लत कर लिया है
तो खासे अरसे तक आपको परेशान करूंगा। वो हंसकर बोले, भाई जिंदगी भर मुझे तो खुशी होगी कि मेरे एक के बजाय 2 बेटे हो गए। बड़े मुखलिस दोस्त थे, हर लम्हा मेरे दिल में उनका एहतराम बढ़ता जा रहा था। उस दिन के बाद मैंने मुलाजमत की तलाश संजीदगी से शुरू कर दी। अब मैं अपना कोई मेयार नहीं रखना चाहता था। जो फैसला साजिद ने किया था यही फैसला मैं करना चाहता था। इस अरसे से शुआ या नाजिम अरसलान की तरफ से कोई करवारी नहीं हुई। शुआ मेरे दिल में मौजूद थी, उसे मैं ख्वाब में भी नहीं भूल सकता था। उसे देखने या मिलने की कोई आरजू इससे पहले कभी उभरी थी या फिर कोई उसकी उम्मीद थी, ऐसा शायबा मेरे जहन में न था, जब तक कि शुआ खुद ही मामूल के मुताबिक मुझसे राब्ता न करे। इस दौरान जिंदगी को बिल्कुल बेहकीकत बनाकर अपनी और उन मुखलिस लोगों की मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। मुलाजमत के लिए जो तरीका होता है मैं उसी पर अमल कर रहा था। अखबारों में इश्तिहार देखता और दरख्वास्त डाल देता। हर जगह कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं से तो जवाब मिलेगा। फिर एक दिन माजिद चाचा ने अचानक लिफाफा दिया। मैं ताज्जुब से इस लिफाफे को देखने लगा तो माजिद चाचा मुस्कुरा कर बोले, भाई लगता है तकदीर के दरवाजे खुल गए हैं। मैंने लिफाफा फाड़ कर उसमें से लेटर निकाला। कोई 8-10 दिन पहले मैंने ये दरख्वास्त रवाना की थी। इसके जवाब में मुझे उन्होंने बुलाया था और उन्होंने अपना पता भी लिखा था, जबकि दरख्वास्त पोस्ट बक्स की मार्फत था। बहरहाल माजिद चाचा मुझे दुआएं देते रहे। मैं खुशी से फूला न समाया। बात सिर्फ एक मुलाजमत तक महदूद नहीं थी। अभी तो सिर्फ दरख्वास्त का जवाब आया था। ज़रूरी नहीं कि मुलाजमत मुझे मिल जाए। असल में जो ज़िंदगी में वो गुजार रहा था वो ना तो पसंद की ज़िंदगी थी और ना ही इसकी कोई इज्जत थी। अगर मसरूफ़ हो जाऊंगा तो बहुत से वहम जहन से निकल जाएंगे। दूसरे दिन मैं उसी पते पर चल पड़ा। ये बात ना सिर्फ माजिद चाचा बल्कि साजिद ने भी मुझसे कही कि जगह काफ़ी अजीब है, फासला काफ़ी है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, वैगन जाती है, सड़क पर छोड़ देगी, थोड़ा सा फासला पैदल तय करना है। जिस इलाके में मैं वैगन से उतरा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का इलाका था। आबादी बेशक थी लेकिन मकानात अभी तामीर हो रहे थे। कभी पुरानी आबादी भी यहाँ होगी क्योंकि बास जगह पुरानी इमारतें नजर आ रही थी। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर किसी ऐसे शख्स को तलाश करने की कोशिश की जो मुझे इस इमारत का पता बता दे। काफ़ी फासले पर एक शख्स भैंसों को ले जाता नजर आया। अब वो खैर मेरी तरफ क्या मुतवज्जो होता, मैं खुद ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और इशारे से उसे रोका। वो रुक कर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, भाई ये घर नंबर 718 किस तरफ है? वो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम यार, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं। देखो ये पीछे जो घर नज़र आया था ये 614 है। वो कहने लगा, साहब इधर तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता। पहले ये ज़मीनें आबाद थी, यहाँ कोठियाँ बनी थी, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी हैं। नई कोठियाँ बन रही हैं मगर वो उस तरफ बन रही हैं। वो जो इमारत नज़र आ रही है उसका नंबर क्या है? मैंने एक दूर नजर आने वाली इमारत की तरफ इशारा करके पूछा और फिर खुद ही चौंक पड़ा। यहाँ से उस इमारत की दीवार पर 718 लिखा नजर आ रहा था। किसी ने काले रंग से 718 का नंबर बहुत बड़े अंदाज में लिखा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो यार मेरी मुश्किल हल हो गई। वो हैरानी से बोला, कैसे? अरे भाई उस इमारत पर 718 नंबर लिखा नजर आ रहा है। साहब जी दिमाग खराब हो गया आपका, वहाँ तो बरसों से कोई नहीं रहता। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? लो जी, इस पार के रहने वाले हैं हम, दरिया के पार। मगर हम तुम्हें क्या बताएं, कोई 12-15 साल से तो इधर से हम गुजरते हैं। हमें तो आज तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आया। मैंने हंसते हुए कहा, तुमने सिर्फ चिड़िया के बच्चे तलाश किए होंगे। और वो आगे बढ़ गया। किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि किसी की बात की तरदीद करे, लेकिन 718 नंबर इमारत मुझे मिल गई। लिफाफे पर भी यही लिखा था। वैसे इलाका बड़ा अजीबोगरीब था। दूर दूर तक गली या बाजार नजर नहीं आता था। मेन रोड से काफी दूर हटकर जगह थी। चलो कुछ भी है देख लेते हैं। मैं उस इमारत के पास पहुंच गया। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, जबकि गेट टूटा पड़ा था। अंदर इमारत के दरवाजे टूटे गेट से नजर आ रहे थे। बात कुछ अजीबोगरीब थी, लेकिन मुझे खासी परेशानी महसूस हो रही थी। इस इमारत की ये शक्ल देखकर उम्मीदों पर ओस पड़ती नजर आ रही थी। हो सकता है किसी ने मुझसे मजाक किया हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अभी मायूस होना ठीक नहीं। मैं आगे बढ़ा और मैंने इमारत के दरवाजे पर कॉल बेल वगैरह तलाश की। उस जमाने में दरवाजों पर घंटियां लगाने का तो शायद रवाज नहीं था, लेकिन ऊपर से झांकती हुई एक बेल के सूखे पत्तों के नीचे मुझे एक पत्थर की प्लेट नजर आई, जिस पर काले रंग के टूटे फूटे अल्फाज में रजा शेख का नाम नजर आ रहा था, और यही उस लिफाफे पर नाम लिखा था।
میں نے گہری सांस ली کہ बेवकूफ भैंसों वाला मुझसे मजाक ही करके गया है। मैंने सोचा अंदर जाकर कोशिश करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ गया। वैसे इमारत में रहने वालों के बारे में सही अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। कुछ दकियानूसी किस्म के लोग लगते हैं। हो सकता है गुर्बत के मारे इमारत इतनी बोसीदा हो। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इन गुर्बत के बारों ने मुझे मुलाजमत के लिए बुलाया है। बहरहाल मैं उस दरवाजे के करीब पहुंच गया जो अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और मिट्टी की मोटी तह लगी थी नीचे। दूसरी दस्तक पर मुझे अंदर से आहटें सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। जो शख्स मुझे सबसे पहले नजर आया उसे देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में खौफ का एहसास हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा कद और ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला था। चेहरे की झुर्रियाँ इस तरह लटकी हुई थी जैसे बुल डॉग। दोनों साइड ठोड़ियों से खाल लटक जाती थी। आंखें खिंची खिंची सी थी और टेढ़ी। चौड़ी बदनुमा ठोड़ी जिस पर घास के मानंद बाल उगे थे। मोटे होंठ। उस शख्स का हुलिया लर्जा देने वाला था। उसकी आवाज़ उभरी। इंतहाई बदतमीजी से उसने मुझसे पूछा, क्या है? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा अपने जहन पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है बात बन जाए। मैंने कहा, मैं रज़ा शेख साहब से मिलना चाहता हूँ। उसने पहले की तरह गुस्से से पूछा, क्यों भाई? अरे भाई, उन्होंने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है। ये देखो, उनका लिफाफा मेरे पास है। मैंने जेब से लिफाफा निकालकर उसके सामने कर दिया। उसने निगाह भी लिफाफे पर नहीं डाली और इसी तरह अपना मनहूस चेहरा लिए पीछे हट गया। पता नहीं ये आदमी क्या चीज़ है, लेकिन बहरहाल मुझे आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी। मैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रुककर उसके इंतज़ार करने लगा तो उसने कहा, मुंह उठाए क्यों खड़े हो? सीधे चले जाओ, शेख साहब आखिरी कमरे में होंगे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ गया। इमारत के अंदर चलते हुए मुझे बहुत सी बिखरी ईंटों का सामना करना पड़ा। वो कमरा उसे जिसने कमरा कहा था राहदारी के आखिरी सिरे पर था। उसका दरवाज़ा भी बंद था और सामने खासा बेहतर नज़र आ रहा था। धड़कते दिल के साथ मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर मैंने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा दब गया, लेकिन मैंने वहीं रुककर कहा, यहाँ कोई है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई, आइए आइए। अंदर से एक नरम सी आवाज़ आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। साफ सुथरा कुशादा कमरा, फर्श पर कालीन बिछा, अच्छी खासी रोशनी, दीवारों पर आवेज़ा तस्वीरें, एक तरफ कुछ आराम कुर्सियाँ। उन्हीं कुर्सियों में से एक आराम कुर्सी पर एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। आंखों पर चश्मा लगा हुआ। उसने मेरा जायजा लिया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप शाजिल हैं? जी जी, मैंने जवाब दिया। इसे मेरी जादूगरी न समझें, बल्कि आपकी दरख्वास्त के जवाब में मैंने आपको ख़त भेजा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस जगह की तरफ कम ही लोग आते हैं क्योंकि ये आम आबादी से अलग थलग है। मेरे इश्तिहार के जवाब में आप वाहिद शख्स हैं जिन्होंने मुझे दरख्वास्त भेजी। मैंने कहा, लेकिन जनाब, आपने तो इश्तिहार में पोस्ट बक्स लिखा था। हाँ, मैं ये अल्फाज कहकर असल में आपकी फरासत और जहानत का अंदाज़ा लगाना चाहता था मिस्टर शाजिल। आपने फ़ौरन ही मेरी बात के जवाब में मुझसे एक उम्दा सवाल किया। असल में जहानत बिल्कुल अलग चीज़ होती है। खैर छोड़िए इन बातों का, अब आप ही बताइए कि क्या आप इस वीरान और उजाड़ जगह पर नौकरी कर सकते हैं? मैंने कहा, नौकरी की किस्म और तनख्वाह का इल्म हो तो मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूं। ये भी ठीक है, लेकिन पहले तो एक खुशखबरी सुनिए। नौकरी यहाँ नहीं करनी होगी आपको, बल्कि यहाँ से कुछ फासले पर एक और आबादी में जाना होगा। यूँ समझिए कि लाहौर की नवाही आबादी कही जा सकती है। हर चंद के शहर का नाम ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने कहा, ना पहले दूसरे मामला तय हो जाएं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। बहुत खूब। वैसे मेरा ख्याल है कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। कोई ख़ास काम नहीं करना। मेरे करीबी अजीज़ हैं शेख हयात। आपको उनके ख़ानदान में शामिल होकर रहना है। अब आप ये ना पूछे कि शेख हयात से मेरा क्या ताल्लुक़ है और उन्होंने बरह रास्त इस मुलाजमत के लिए अपना नाम देने के बजाय मुझसे रब्ता करने को क्यों कहा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि मुआवजा क्या मिलेगा? 8,000 रुपये माहवार, खाना पीना, रिहाइश और अगर कोई इत्तफाकी अखराजात निकल आए तो वो भी। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। इतनी मुनासिब तनख्वाह और इतनी शानदार ऑफर। पता नहीं किस्सा क्या है, क्या वाकया पेश आए मेरे साथ, कहीं फ्रॉड ही ना हो। लेकिन जो मेरे सामने आदमी बैठा है खासी शानदार शख्सियत का मालिक है। उम्र के लिहाज से भी और देखने में भी उसके अंदर कोई फरेब नज़र नहीं आता। बहरहाल मुझे फैसला करना था। कुछ खामोशी रही। फिर मैंने कहा, अगर मैं इस सिलसिले में आपको कल जवाब दूं तो? वो शख्स सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, कल 2 ही सूरतें बेहतर रहेंगी। या तो तुम यहाँ आकर मुझसे कह दो कि तुम्हें यह मुलाजमत मंजूर नहीं, या फिर तैयारी करके आ जाओ और यहाँ से सीधे रवाना हो जाओ।
बल्कि ऐसा करो, अगर तुम्हें ये नौकरी मंजूर ना हो तो खामोशी इख्तियार कर लेना, तकलीफ ना करना, वरना मैं कल 12 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा ये ज़्यादा ठीक है। बहरहाल दिल में बहुत से ख्यालात लिए मैं वापस आ गया। माजिद चाचा और साजिद को सूरत-ए-हाल सुनाई तो दोनों सोच में डूब गए। साजिद ने चंद लम्हात के बाद कहा, मेरी राय है कि इस चक्कर में ना पड़ो। अगर यहाँ लाहौर में कोई ढंग की नौकरी हो तो कर लेना, वरना अब तो मेरी मुलाजमती लग गई है, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। मैंने माजिद चाचा से कहा, माजिद चाचा, मैं जिन हालात से गुजर रहा हूँ वो आपके इल्म में है। मैं चाहता हूँ कि खुद भी बाअमल हो जाऊँ। कुछ दिन नौकरी करके देख रहा हूँ, अगर कोई उलझन पेश आई तो छोड़ दूंगा, मुश्किल क्या है। अरे भाई, मैं इस सिलसिले में कोई राय नहीं दे सकता जिसका फैसला तुम कर रहे हो। बाद में साजिद को समझा लिया गया था। साजिद भी मेरी मुश्किल जानता था। उसे इल्म था कि मेरा सीना दागदार है। भला एक छोटी सी मुलाजमत मेरे लिए क्या हैसियत रखती थी। मेरी अपने घर में मुझसे कहीं ज्यादा तनख्वाहदार मुलाजिम थे। मैंने साजिद को यह समझाया था कि साजिद, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है। जिस शख्स के तुम जैसे दोस्त हो उसे कोई मुश्किल नहीं आती, लेकिन मुझे बेगैरत ना होने दो। तुम्हारा घर है, बहुत से दूसरे अफराद हैं। मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। दिल लग जाएगा। इस तरह बेकार फिरता रहा तो जहन और दिल बिखरे रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों को समझाने के बाद मैंने तमाम मराहिल तय कर लिए। रजा शेख ने मुझे सारी तफसील बताई और मैं वहां से चला गया। बसों का जाल बिछा था और मुझे लाहौर से कोई 80 किलोमीटर दूर एक आबादी में पहुंचना था। ये आबादी बहुत पुरानी थी और इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल थी। वहां पहुंचने के बाद मैं तांगे में बैठकर चल पड़ा, क्योंकि वो तांगे का दौर था, और आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां वो हवेली मौजूद थी, जिसका पता मुझे बताया गया था। एक चौड़ी पथरीली पगडंडी, दोनों तरफ खूबसूरत खेत थे। खेत के किनारे किनारे नाले बने हुए थे जिनमें पानी चल रहा था। यहाँ से रास्ता हवेली तक जाता, लेकिन इस हवेली को देखकर मेरे जहन पर बुरा असर पड़ा। ये भी उसी तरह बोसीदा, बदरौनक और भयानक नजर आती थी। टूटा हुआ गेट, पक्की सुर्ख ईंटों से बनी हुई। सहन में पीपल का दरख्त, उसके पीले सूखे पत्ते दूर तक उड़ रहे थे। इमारत बिल्कुल बेरौनक थी, लेकिन दूसरा जहनी झटका बर्दाश्त करना पड़ा। वही बदशक्ल और बदनुमा आदमी आया जो मुझे रजा शेख की टूटी हवेली पर मिला था। इसी अंदाज में मेरी तरफ आ रहा था। हैरत का शदीद झटका मेरे जहन को लगा। ये यहाँ कैसे आ मरा? मैंने उसको देखा। उसके मनूस चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आंखों में मुझ पर जमी थी। फिर वही फटी फटी आवाज निकली, क्या बात है? मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। न जाने क्यों दिल में नफरत का तासुर उभर आया। फिर मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आ मरे? उसके चेहरे पर अब भी कुछ नहीं था। खामोशी से मुझे देखता रहा और बोला, किससे मिलना है? शेख हयात से। वो कहने लगा, ये हिस्सा पीछे का है, घूम कर दूसरी तरफ जाओ। ये पुरानी हवेली है, शेख साहब नई हवेली में मिलेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बदबख्त, तेरी सूरत पर लानत भेजता हूँ। अगर मुझे यहीं शेख से मिलना होता तो मैं सिर्फ तेरी वजह से इस नौकरी पर लानत भेज देता। बहरहाल मैं वापस पलटा और फिर उस खंडर नमा हवेली के साथ चलता आखिरी हिस्से की तरफ पहुंच गया। ज्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा। उधर आकर तबीयत को कुछ सुकून मिला। ये जगह कम से कम बदनुमा नहीं थी। गेट खाली पड़ा था। हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गया। बाहर से अच्छी नजर आने वाली ये इमारत अंदर से खूबसूरत थी, साफ सुथरी, शानदार। घास और फूलों से निहायत नफासत से मेहनत की गई। पत्थरों से बनी एक चौड़ी रविश गेट तक फैली थी और उसके दोनों तरफ खूबसूरत फूलों के झाड़ फैले थे। फिर मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक कोई निकलकर सामने आ गया और उसने हलक से आवाज निकालकर मुझे डराने की कोशिश की। मैंने चौंक कर उसे देखा और मेरी आंखों में रोशनी फैल गई। दूध जैसा चेहरा, सफेद लंबे लंबे बाल, जीन्स पहने, बदन पर खूबसूरत कमीज, सुनहरे बालों वाली ये लड़की बहुत दिलकश थी। वो बेख्तियार हंस रही थी और उसके रुखसारों में घड़े पड़ रहे थे जो उसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। चेहरा बहुत सुर्ख था। मैंने उस हसीन चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और कहने लगा, आपने तो मुझे डरा दिया। वो कहने लगी, डर गए ना? मज़ा आ गया। चलिए, आपको खुशी हुई, मैं भी इस पर खुश हूँ। और मुझे बताइए कि शेख हयात साहब से कैसे मुलाकात हो सकती है? उसने कहा, पहले मुझसे तो मिल लीजिए, मैं शेख नौशीन हूँ। नौशीन? मैंने किसी कदर तअज्जुब से कहा तो फिर वो हंस पड़ी। बहुत ज़्यादा हंसने की आदी मालूम होती थी। फिर उसने कहा, और आप जनाब शाजिल साहब हैं? मैंने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ? अरे भाई देख लीजिए, हम सब ज़हीन हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ज़हीन लोगों से सामना होगा। खैर, ज़हीन लोगों के साथ रहकर सुना है इंसान खुद भी ज़हीन हो जाता है। आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, वैसे आप डरे खूब। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। वो कहने लगी, तो आपको मैं नौशीन साहिबा कहूँ या साहब?
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस आइए, वो बोली और मैं उसके पीछे चल पड़ा। खासी अच्छी नौजवान थी, उसके वजूद में निस्वानियत की वो तमाम दिलकशी मौजूद थी जो दिलों की धड़कन बन जाती है। लेकिन उसकी मासूमियत इस बात का एहसास दिला रही थी कि उसे खुद भी अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं है। पागलों की तरह हर बात पर हंसने लगती। मैं उसके साथ अंदर दाखिल हुआ। एक राहदारी से गुजरकर वो एक कमरे के सामने पहुंच गई। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते हुए बोली, लीजिए जनाब, अपने मेहमान को वसूल कीजिए, इन्हें शेख हयात से मिलना है। लेकिन मेरी निगाह सामने उठी तो ये शदीद जहनी झटके मेरा मुकद्दर बन गए। जो कुछ मैंने सामने देखा वो यकीन करने के काबिल नहीं था। एक लम्हे के लिए मेरा जहन चकरा गया। जो शख्स मेरे सामने बैठा था ये शेख हयात नहीं बल्कि शेख रज़ा ही था। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखता, फिर उसने पहलू बदलते हुए कहा, हेलो यंग मैन, आओ अंदर आओ। मैं आहिस्ता कदमों से उसके करीब पहुंच गया। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे और उस लड़की को देखा और बोला, अगर नौशीन ने तुम्हें तंग नहीं किया तो तुम समझो कि तुम दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हो, और अगर नौशीन किसी को तंग ना करे तो आप समझ लीजिए कि वो नौशीन है ही नहीं। वो हंसकर बोली, गोया तुम अपना काम दिखा चुकी हो। उसने कहा, आप अपना काम दिखाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मौजूदगी में कोई काम की बात हो नहीं सकती, वो कहने लगे। बस तो ठीक है, आपने इससे पहले ज़िंदगी में कौन सी बात काम की है। लड़की शायद अपने बाप से बहुत बेतकल्लुफ़ थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। चलो ठीक है, आओ भाई शाजिल, बराए करम आप बैठिए। आपको यकीनी तौर पर इस बात पर हैरत होगी कि मैं रज़ा शेख का हमशक्ल हूँ। मैं तो सोच रहा था जनाब कि आप शेख साहब के हमशक्ल हैं या खुद रज़ा शेख साहब। अरे भाई, बहुत से लोग जो हम दोनों जुड़वा भाइयों को नहीं जानते यही सोचते और कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ये बात सोच लेनी चाहिए। आपके ख्याल में अगर मैं रज़ा भी हूँ तो ये कोई ऐसी भयानक बात नहीं। जी ठीक है, मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। असल में रज़ा ने मुझे सारी बातें बता दी हैं आपके बारे में शाजिल। सारे मामलात भी तय हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी मुश्किल नहीं तो बस आप आज से यहाँ काम शुरू करें। कुछ मसाइल दरपेश हैं, आपको समझा दिएंगे, किसी उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, जी बेहतर है। आपको यहाँ रहने में मिस्टर शाजिल कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे बताया गया है। मुझे एतराज़ है डैडी, अचानक नौशीन बोली। जी फरमाइए, शेख हयात ने उसे देखते हुए कहा। पता नहीं ये किस मिजाज के आदमी हैं, अभी तक तो खुलकर मुस्कुराई भी नहीं। जो शख्स मुस्कुराता ना हो मैं उसके साथ कैसे रहूँगी? तो तुम इन्हें मुस्कुराना सिखा देना, इस सिलसिले में तुमसे अच्छा उस्ताद और कौन होगा। हाँ, कोशिश करूँगी। वैसे आदमी खुश शक्ल है और मेरा दावा है कि जो शख्स अच्छी शक्ल सूरत का मालिक होता है वो अच्छी तबीयत का मालिक भी होता है। मैंने एक निगाह लड़की को देखा। बात बड़ी समझदारी की थी, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत सी शोखियाँ उम्र का तकाजा होती हैं और उसकी उम्र शोखियाँ करने की ही थी। फिर शेख हयात ने कहा, तो बस फिर ये समझ लो कि बाकी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। वो उठी और कहने लगी, मुझे से आइए जनाब, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं, और मेरे साथ बाहर निकल आई। मैंने अपना छोटा सा अटैची उठा लिया। वो एक शोख शरीर लड़की थी और शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ गया। पूरी हवेली इंतहाई खूबसूरत थी। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया वो भी इंतहाई कीमती फर्नीचर से लदा हुआ था। बहरहाल ये सारी बातें अजनबी नहीं थी मेरे लिए। मैं खुद भी ऐसा जगह का बाशिंदा था जहाँ कीमती से कीमती चीज़ें मौजूद थीं। लड़की मुझे कमरे की तमाम तफसीलात बताने लगी। वो बोली, असल में बात यह है कि हमें ना तो किसी हाउस कीपर की ज़रूरत है ना घर में किसी मुलाजिम की। बस वो कमबख्त बतख का बच्चा यहाँ काफ़ी है। आप ये समझ लीजिए मिस्टर शाजिल कि वो एक कंप्यूटर है, सारे काम खुद कर लेता है। मगर मैंने डैडी से कह दिया कि मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान की। आप समझ गए ना? मैं तन्हाई से घबरा जाती हूँ, इसलिए उन्होंने आपको सिर्फ मेरे लिए मुलाजिम रखा है। जब तक उन्हें आपसे कोई काम नहीं होगा आप मेरे साथ रहेंगे। ये वादा किया जाता है कि आपको परेशान नहीं करूँगी। अलबत्ता हम लोग मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलेंगे। आपको रंगीन तितलियों से कोई दिलचस्पी है? मैंने कहा, तितलियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। वो कहने लगी, मुझे तितलियाँ पकड़ने का शौक़ है। मैंने कहा, तितलियाँ पकड़ने से तो मर जाती हैं। कहने लगी, तो मर जाएं, आखिर वो इतनी खूबसूरत होती क्यों हैं? फिर भी इतनी हसीन चीज़ों को ख़त्म करना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। वो तेज़ी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक बार फिर सर खुजाकर रह गया। बहुत सी ऐसी बातें थी जो जहन को परेशान कर रही थी। फ़र्ज़ किया कि रज़ा शेख और शेख हयात दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा थे, मगर वो मनहूस सूरत मुलाजिम कौन था? वो क्या था? क्या वो भी जुड़वा था?
पता नहीं क्यों उसके अंदर कोई ऐसी बात थी जिससे नफरत का एहसास होता। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि अब जब मैं अपने आप को तब्दील कर रहा हूँ और एक नई जिंदगी गुजारने लगा हूँ तो मुझे इन बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। कुछ देर के बाद मैंने लिबास तब्दील किया और फिर एक आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर पुरस्रार हवेली के खूबसूरत माहौल पर गौर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि हर चीज़ का अपना एक मकाम होता है। इस सुनसान माहौल में एक दिलकशी थी, एक सुकून था। मैंने यहाँ अभी तक कुल 3 अफराद को देखा था, यानी एक वो नहुसत जिसका नाम पता मालूम नहीं था, उसके अलावा शेख हयात और उन दोनों चीज़ों के जवाब में वो हसीन लड़की जो अपने आप को शेख नौशीन कहती थी। किस कदर मासूम और नफीस तबीयत की मालिक है। लेकिन जो कुछ वो कह रही है क्या वो भी दुरुस्त था कि दर हकीकत मुझे उसका दिल बहलाने के लिए मुलाजिम रखा गया। लेकिन ये बात भी काबिल गौर थी कि शेख हयात ने एक नौजवान लड़के को अपनी बेटी की दिलजोई के लिए क्यों मुलाजिम रखा। बहरहाल इन तमाम बातों पर सिर्फ गौर किया जा सकता था, इनका जवाब हासिल करना एक मुश्किल काम था। फिर एक चौथी शख्सियत मेरे इल्म में आई। शाम हो चुकी थी और मेरे लिए चाय बनाकर लाई। ये एक नौजवान मुलाजमा थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के बर्तनों के साथ ड्राई फ्रूट्स की प्लेट भी थी। वो चाय रखकर बाहर चली गई। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहुत सी बातों पर गौर करना था। 6 बजे शाम का वक्त था कि नौशीन मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, ये क्या बात हुई, ज़रा बाहर का मौसम देखिए, कैसा खूबसूरत माहौल है। आसमान पर बादल छाए हैं और तितलियों ने फूलों पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आइए ना प्लीज़। मैं खामोशी से उसके साथ बाहर आ गया। वो मुझे कोठी के मगरबी हिस्से में ले गई, लेकिन अब कुछ और तब्दीली वगैरह हुई। चंद और नए चेहरे आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये सब के सब ज़मीन से उग रहे हों और वो खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा हो जाता कि वो यहाँ मुलाजिम है। बाहर वाकई आसमान पर बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और फूलों पर तितलियां गर्दिश करती फिर रही थी। वो तितलियों के पीछे दौड़ने लगी और एक बड़े साइज की तितली मुझे महसूस हुई। लेकिन एक और बात भी मैंने महसूस की कि वो सिर्फ तितलियों पर लपकती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि करीब हाथ ले जाकर उन्हें उड़ा देती है। और अगर कोई तितली नहीं उड़ती तो फूलों को डाली को हिलाकर उसे उड़ा देती है। मैंने इस बात को महसूस कर लिया। बहुत देर तक वो इसी हरकत में मसरूफ़ रही और उसके बाद मेरी तरफ देखकर बोली, आप यकीन करें शाजिल, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। अच्छा अब आप आराम करें, थक गए होंगे, अब कल मुलाकात होगी। आइए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, आप जाना चाहें तो जाइए। कहने लगी, मुझे तो नहीं जाना जनाब, आइए। रात को 8 बजे तकरीबन खाना आ गया। ये खाना भी खासा पुरतकल्लुफ़ था। मैंने महसूस किया कि वो लोग मुझे अपने साथ खाने या चाय में शरीक नहीं करते, बल्कि ये काफ़ी था कि वो मुझे अब तक नरमी और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। शेख हयात से तो दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लड़की बार बार मेरे सामने आती थी। मुझे रात को खासी सोच का शिकार होना पड़ा। मैंने सोचा मैं मुलाजिम हूँ और मुलाजमों के अंदाज इख्तियार करूँगा, और उसके बाद दूसरे दिन से मैं संभल गया। एक तरह से नौशीन का कहना दुरुस्त साबित हुआ। ऐसा लगता था जैसे मुझे सिर्फ उसके लिए बुलाया गया है। इस दौरान शेख हयात से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। वो बाहर निकलते हुए भी देखा नहीं जा सकता था। हम लोगों के अलावा यहाँ बाहर से कोई आता था और ना ही ये लोग कहीं बाहर जाते। बस नौशीन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आ जाती। बाकी सब लोग जो कभी कभी नज़र आते मुलाजिम किस्म के लोग थे। वो मुलाजमा भी आज तक मुझसे नहीं बोली थी। इसी तरह मुझे कई दिन गुजर गए। न जाने लेकिन मैं क्यों जब अपने कमरे में होता मुझे एहसास होता ये पूरी कोठी वीरान पड़ी है। उस दिन मैं बहुत देर तक अपने कमरे में था। सुबह जो मुलाजमा मुझे नाश्ता देकर गई, उसके बाद से अब तक मैं कमरे से नहीं निकल रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब के सब कहीं चले गए हों। हालांकि अब तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तजस्सुस मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल लाया और मैं राहदारी में चल पड़ा। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा और पुरस्रार खामोशी थी। हर चीज़ जैसे नादीदा निगाहों से मुझे देख रही थी। एक एक कमरे का चक्कर लगाता और बाहर निकल कर दूर तक देखा, लेकिन किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था। फिर अंदर पिछले हिस्से में पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और मेरे दिल पर खौफ छा गया। कहाँ गए ये लोग सारे के सारे? अचानक ही चले गए। फिर मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गया। लेकिन दोपहर को मुकर्ररा वक्त पर मुलाजमा मेरे लिए खाना ले आई। कदमों की चाप सुनते ही मैं चौंक पड़ा। मुलाजमा ने खाना रखा तो मैं उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, सुनो। वो रुकी और रुक कर मुझे देखने लगी। ये लड़की कभी बात नहीं करती थी। मैंने उससे कहा, तमाम लोग कहाँ चले गए? वो पथराई हुई सी खड़ी रही। मैंने उससे फिर कहा, अगर तुम गूंगी हो तो गर्दन हिलाकर जवाब दो। हालांकि मुझे मालूम है कि तुम गूंगी नहीं हो। मैं पूछता हूँ, तमाम लोग कहाँ चले गए?
मुलाजमा ने एक निगाह मुझे देखा, पलटी और फिर वहां से निकल गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। ये तो बेइज्जती थी, तौहीन थी। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बहरहाल खाना सामने था, मैंने खाना खाया। कम से कम गुस्से में खाना तो नहीं छोड़ सकता था। खाने से फरागत हासिल करने के बाद मैं आराम करने लेट गया। शाम को अपने कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले मुझे नौशीन नजर आई। मेरी तरफ आ रही थी, कहने लगी, आपने अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया शाजिल। बस नौशीन, माजी में बहुत सी बातें दुख भरी होती हैं और दुख की कहानियां जिस कदर महदूद रहे उतना ही फायदा है। आपकी मर्जी। वैसे आप यकीन कीजिए, आपकी हर तकलीफ अब हमें अपनी तकलीफ महसूस होती है। मैंने कहा, आप बेहद मेहरबान और साफ दिल लड़की हैं, मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूँ। उसने अजीब से अंदाज में कहा, सिर्फ इज्जत? और मैंने उसकी जानिब देखा, उसने नजरें झुका ली। फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी खामोश हो गया। लेकिन ये रात बेसुकूनी की थी। मैं ऐसे किसी जाल में नहीं फंस सकता था। मेरी जिंदगी का महवर तो कुछ और था, मुझे तो कुछ और करना था। बहरहाल एहतियात रखना अच्छी बात थी। 2 या 3 दिन के बाद मेरी तफसीली मुलाकात शेख हयात से हुई। वो मनहूस मुलाजिम उस तरफ कभी नहीं आता था और मैं पुरानी हवेली की तरफ कभी नहीं जाता था। शेख हयात ने मुझे देखा और बोले, क्या हाल है भाई, जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, अलबत्ता ये एहसास ज़रूर है कि कहीं मेरी कोई बात आपके लिए नापसंदीदगी का बायस न बन जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तुम खुद से अंदाजे कायम करने की कोशिश की। मैंने कहा, कैसे अंदाजे? ये सोचा नहीं तुमने कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं? ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सके हो कि तुमसे क्या काम लिया जाएगा? मैंने कहा, मैं सोचता रहता हूँ, आपका कहना दुरुस्त है। असल में यूँ समझ लो कि मैंने नौशीन के लिए तुम्हें अपने साथ रखा है। तुमने गौर किया होगा, वो मुकम्मल जिस्म रखती है लेकिन नामुकम्मल अक्ल की मालिक है। तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो, बस यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने आहिस्ता से कहा, जी। ये बात भी मेरे लिए परेशानी का बायस थी। शेख साहब के अल्फाज मुझे एहसास दिला रहे थे कि नौशीन की सिफारिश करना कुछ और ही मैंने रखता है। बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। फिर एक शाम नौशीन से मुलाकात नहीं हुई। आम तौर से सारा दिन गुजरने के बाद अगर मुझे ना मिलती तो शाम को ज़रूर तलाश करने पहुंच जाती, लेकिन आज वो नहीं आई थी। मैं खुद उसकी जानिब चल पड़ा, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैंने उसे बाग के अकबी गोशे में देखा। वो घास पर पाँव फैलाए बैठी थी। मैं उसके करीब पहुंच गया और मैंने उससे कहा, मिस नौशीन। उसने कोई जवाब दिए बगैर निगाहें उठाकर मुझे देखा और बोली, जी फरमाइए। आज आप नहीं, कोई ऐसी बात ना करें, बस अब यूं समझ लें मैं आपसे सख्त नाराज हूं। उसने कहा तो मैंने गर्दन झुका ली। वो मुझे देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसे हैं आप? किसी को नाराज ही नहीं होने देते, बहुत बुरे हैं आप। मिस नौशीन, यूं समझ लीजिए कि मैं जिन कैफियत का शिकार हूं उनसे किसी को आशना नहीं करना चाहता। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहूं, आप जो कुछ करें, जो भी कहें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आप यूं करें, आप रात 11 बजे यहीं बाग में इसी जगह आ जाएं। मैं आपसे अपनी जिंदगी की सबसे अहम गुफ्तगू करना चाहूंगी। मैंने आहिस्ता से कहा, जी। 11 बजे मैं उस जगह पहुंचा तो मैंने नौशीन को उसी अंदाज में देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो यहाँ से गई ही ना हो। बहरहाल उस वक्त वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने कर दिए और मैं उसके दाहिने हाथ में दबे हुए एक इंतहाई खूबसूरत खंजर को देखकर चौंक पड़ा। मैंने उसे ताज्जुब से देखा और बोला, ये क्या है? एक बात का जवाब दो। हाँ पूछिए, मैंने कहा। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो? बताओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसे मरहले पर लाकर खड़ा करना चाहती हूँ जिसे फैसला कुल मरहला कहा जा सकता है। बोलो, आज मैं तुमसे आप जनाब करके गुफ्तगू नहीं कर रही। इस बेतकल्लुफी का मकसद है, एक मकसद है। बोलो, पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए मिस नौशीन। तो फिर सुनो, ये 100 साल पुरानी बात है। हो सकता है इससे भी कुछ ज्यादा वक्त हो गया हो। उस वक्त ये इलाका छोटा सा एक कस्बा था और ये गांव मेरे बाप की मलकियत था। हम लोगों ने गांव से बाहर एक खूबसूरत हवेली बनवाई थी। मैंने शहर में जिंदगी गुजारी, हालांकि उस वक्त शहर भी अनोखी हैसियत की हामिल होते थे, लेकिन फिर भी हर साल में शहर से छुट्टियां गुजारने यहाँ आती। एक बार हम लोग यहाँ पहुंचे तो एक नदी में जबरदस्त सैलाब आ गया। असल में कोई बंद टूट गया था। सैलाब इस कदर खौफनाक था कि पूरी बस्ती पानी में डूब गई। हालांकि हमारी हवेली मामूली नहीं थी, लेकिन हमारी हवेली के सबसे ऊंचे बुर्ज से भी पानी गुजर गया और हम इस पानी में डूबकर मर गए। हम सब रात को सुकून से सोए थे, लेकिन दूसरी सुबह का सूरज हमारी जिंदगी में नहीं था। हम जिस तरह मरे थे उसके बाद हमारी रूहें सुकून नहीं पा सकी। हम इसी हवेली में भटकने लगे और इसके बाद तवील अरसे तक ये इलाके गैर आबाद रहे।
फिर इंसानों ये बस्ती दोबारा बात करनी शुरू कर दी। मकानात ख़त्म हो गए, खंडरात रह गए। कुछ लोगों ने इन्हीं खंडरात पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। ये जगह अब एक बड़ी हैसियत इख्तियार कर गई, लेकिन हम लोग उसी वक्त से इस इमारत में रहते हैं, बाहर की दुनिया से अलग थलग। चूँकि हमारा जिंदा लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, हमें ज़िंदगी से कुछ लेना देना ही नहीं है। यही वजह है कि हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। मैं इसी उम्र में मरी थी। मेरे दिल में लाखों आरजुएं थीं और आरजुएं मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ सकी। मेरे बाप मेरे लिए हमेशा परेशान रहते। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो किसी जिंदा नौजवान को यहाँ ले आएं और मैं उससे राब्ता बढ़ाऊं। अगर वो मुझे पसंद करने लगे तो मैं उसे मरने की दावत दूं, और अगर वो मरने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी मौत के बाद मैं उसे हमेशा के लिए अपना लूं। शाज़िल, तुम मेरी पसंद हो, मेरे लिए मर जाओ ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दीवार न रहे। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा तैरने लगा और मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मजाक है, तुम मुझे डराने में कामयाब हो गई नौशीन। वो कहने लगी, नहीं, गलतफहमी का शिकार ना हो शाज़िल, देखो मुझे छू कर देखो, मैं बर्फ़ की तरह सर्द हूँ। शाज़िल, तुम्हें मेरी इस बर्फानी आगोश को कबूल करना होगा, तुम जिंदगी से दूर हो जाओ। उसने खंजर सीधा कर लिया। मैं उस बात को उस वक्त भी मजाक समझ रहा था, लेकिन उसने खंजर का भरपूर वार मुझ पर किया। खुशकिस्मती कि ये वार कामयाब ना हो सका और मेरे सीने पर हल्का सा निशान लग गया, लेकिन उसके बाद किसी शक की गुंजाइश ना रही। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और वहां से दौड़ने लगा। मैं तेज रफ्तारी से भाग रहा था। जब मैं हवेली के सामने से बाहर निकला तो अचानक वो मनहूस सूरत मुलाजिम मेरे सामने आ गया। फिर एक अजीब से अंदाज में वो दोनों हाथ फैलाकर मुझे पकड़ने लगा। पीछे से नौशीन की आवाज आई, देखो पकड़ो इसे जाने ना पाए। लेकिन मैंने मुलाजिम के सीने पर टक्कर मारी। ये अलग बात है कि मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैंने ये टक्कर किसी इंसानी जिस्म पर ना मारी हो। मैं अपने ही जोर में आगे बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद मैंने हवेली के फाटक से निकलकर दौड़ लगाई। तो शायद आप यकीन ना करें, मैं अपनी रफ्तार बता नहीं सकता। जिस हद तक तेज दौड़ सकता था दौड़ा, और जब टांगों ने साथ छोड़ दिया तो मैं बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। मेरी जुबान बाहर निकल आई, पूरा जिस्म पसीना उगल रहा था और हवास ऐसे कि बता नहीं सकता, जैसे सीना फट जाएगा। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं खौफ से उछल पड़ा। मैं यही समझा कि उनमें से कोई आ गया है, लेकिन जिसे मैंने अपने सामने देखा वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। ये शक्ल मेरी जानी पहचानी थी और उससे मेरा वास्ता पड़ चुका था, यानी गुलाम संबान मेरे सामने अपनी तमाम तर खौफनाकियों के साथ मौजूद था। लेकिन जिस तरह मैं उससे खौफजदा हुआ, अब मेरे दिल से बेख्तियार खौफ निकल गया। गुलाम संबान मुझे देख रहा था और बोला, इससे तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये तो सिर्फ एक नमूना था। इनसे ज्यादा परेशानियां तुझे आगे पेश आ सकती हैं। ये हालात तुझे तमाम हकीकतें बता देंगे, तुझे अंदाजा नहीं। मैं तुझे थोड़ा सा सबक देना चाहता था। तू नहीं जानता कि मेरा आका किन हैसियतों और ताकतों का मालिक है, तुझे समझ लेना चाहिए। तुझे बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझाया है। हुक्म मिला है बेवकूफ़ नौजवान के ज़रा वजाहत के साथ तुझसे कहूँ। तू जानता है कि मिट्टी और आग से बनी चीज़ों में क्या फ़र्क है। तुम मिट्टी से पैदा हुए और हम आग से, फ़र्क नुमाया है। वो तो शुक्र है कि मेरा आका नरम दिल का मालिक है, वरना तेरी इस पादाश में तेरा पूरा ख़ानदान हिलाक हो जाता। हमें तेरे ख़ानदान से इख्तलाफ पैदा हो गया है, लेकिन मैं तुझे कुछ पेशकश करता हूँ। उनमें एक पेशकश ये भी है कि तुझे तेरे ख़ानदान पर बर्तरी दी जाएगी। तेरे भाइयों और भाभियों को तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा। वो तेरे जूते चाटेंगे, तुझसे अपने लिए अमन मांगेंगे, जिंदगी की तुझसे भीख मांगेंगे और तू उन पर गालिब आ जाएगा। तू उन्हें माफ़ कर दे और चाहे तो उन्हें दरबदर कर दे। तेरा इंतकाम पूरा होगा। यही नहीं बल्कि तुझे हर तरह की माली मदद भी दी जाएगी। तू ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारेगा। ऐ बेवकूफ़, तुझे ये नहीं अंदाज़ा कि एक आग से बनी हुई औरत तेरी मलकियत कभी नहीं बन सकती। उससे हम आतशी लोगों की दुनिया में भौचाल आ जाएगा और हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आका ये बात कभी नहीं पसंद करेगा। इसलिए तुझे मौका दिया जा रहा है कि नाजिम अरसलान के रास्ते में ना। बोल, तेरी समझ में बात आई कि नहीं? मैंने कहा, संबान, मैं मानता हूँ कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे बताओ कि मोहब्बत दिलों में परवान चढ़ती है। तुम आतशी ताकत के मालिक हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे दिल से शुआ की मोहब्बत खींच कर निकाल दो? मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देता हूँ। अगर ना कर पाओ तो अपनी शिकस्त मान लो। वैसे भी मुझसे ज़्यादा तुम्हें शुआ पर इख्तियार है। उसे रोको, उससे कहो कि वो मुझसे नफरत करे। उसे इस बात पर आमादा क्यों नहीं करते? सम्मान गुस्से में आ गया और कहने लगा,
हमें मशवरा देने के बजाय तू अपनी बर्बादी के सामान को क्यों नहीं टालता? बेवकूफ़, क्या अजीब है, अभी तूने जिन मुर्दा लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारी, जरा उनसे सबक सीख। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रूह भी भटके। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, गुलाम संबान, मेरी बात का जवाब देने के बजाय तूने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मैं कहता हूँ कि अपनी ताकत से काम लेकर मेरे दिल से शुआ की मोहब्बत निकाल। मैंने तो उस वक्त उसे चाहा था जब हम दोनों मासूम बच्चे थे। वो नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या है और मैं भी नहीं जानता था। उस वक्त हमने हमारे दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ने से क्यों ना रोकी? वो मासूम थी, बचपन था, लेकिन अब दौर बदला है। अब ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, गुलाम संबान ने कहा। मैंने कहा, तो संबान, मैं तेरी इस पेशकश से इनकार करता हूँ और तू ये भी जानता है कि मैं तेरी आकाज़ादी के तस्वुर को छू नहीं सकता। उसके वजूद की तो बात अलग है, और अगर तुम दिलों पर इख्तियार नहीं रखते तो तुम्हें अपनी आग से बनी मखलूक होने पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हम सब खुदा के बनाए हैं, तुम भी और मैं भी। जिस दिल में अल्लाह रहता हो उस पर तुम्हारा इख्तियार नहीं। तो ऐ बेवकूफ़, तू मुझे बता कि जब इस दिल में शुआ की मोहब्बत ने जन्म लिया है तो तू जानता है कि ये मोहब्बत किसकी कुर्बत में है? अल्लाह की कुर्बत में। और ये बात भी मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल में ज़ाती तलब का कोई तसव्वुर नहीं। अब इस तलब को छीन सकते हो तो छीन लो। गुलाम संबान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, ऐ बेवकूफ़, मुझे दुख होगा क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो पहला इंसान होगा जिसे मैं दुख दूंगा। और मैंने कहा, तुम्हें एक दिलचस्प तजर्बा होगा। मैं आम इंसानों की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूँ। जितनी मेरे जिस्म को अज़ियतें पहुँचेंगी उतना ही मेरे दिल में शुआ की मोहब्बत और भड़केगी। जाओ, ये तमाशा भी करके देख लो, तुम्हें लुत्फ़ आ जाएगा। गुलाम संबान के चेहरे पर बेबसी फैल गई। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मेरे दिल में उसके लिए ना खौफ है और ना मैं उसकी धमकियों से डरता हूँ। उसने कहा, काश मैं तुम्हें समझा सकता। सुन, जिंदगी इतनी मामूली चीज़ नहीं कि जिसे ज़ाया कर दिया जाए। एक बार गौर कर ले, सोच ले। ये तो देख, जिससे तू मोहब्बत करता है वो तेरी इस मोहब्बत की वजह से अपने माँ बाप से दूर हो गई है। उसका बाप उसे नफरत से देखता है। उसकी माँ को इजाज़त नहीं कि उससे कोई बात करे, उससे मोहब्बत करे। उसके नकूश बिगाड़ दिए गए, वो तुझसे उल्फत का इजहार न करे। उसे बहुत तकलीफ़ पहुँची है तेरी वजह से। मैंने कहा, और मुझे अजियत पहुँच रही है उसकी वजह से। तुम जालिमों के चुंगल में फंस चुके हैं। मैं तुम्हारे कहने से उससे नफरत का इजहार नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितने ही बुरे हालात का सामना करना पड़े। अचानक गुलाम संबान ने कहा, तू बदनसीब है। और उसके बाद दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया हो। इसके साथ ही बादलों की गरज सुनाई दी और गुलाम संबान निगाहों से गायब हो गया। मैं अपनी जगह खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। मेरे चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। एक अजीब सा हौलनाक सन्नाटा, लेकिन माहौल बड़ा अजनबी था। बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। जिस आबादी में मेरे साथ वो वाकया पेश आया वो इतनी नाआशना तो नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ मैं देख रहा था वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया था। चारों तरफ पहाड़ी टीले बिखरे थे, हर तरफ वीरानी का माहौल था। उसके आसमान पर गहरे स्याह बादलों ने इस माहौल को और खौफनाक बना दिया। बादलों के गौल चले आ रहे थे और इस नाहमवार मैदान में खुद रो दरख्त बादलों की तारीकी में छुपते चले आ रहे थे। माहौल इस कदर दहशतनाक था कि जहनी तवाज़ुन भी बरकरार न रह पाए। लेकिन मैं माहौल से मुतासिर नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने इस ख्याल से चौंक कर देखा कि बादलों ने अगर बरसना शुरू कर दिया तो कहाँ जाऊँगा। यहाँ कोई ऐसी पनाहगाह नहीं थी। एक और बात भी सोची थी मैंने, इस माहौल का मेरी निगाहों से गुम हो जाना और अपने आप को एक नई जगह पाना मेरे नज़दीक बहुत अच्छी बात थी कि साजिद और उसका घराना मेरी वजह से किसी अजाब का शिकार ना हो जाए। इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह हो गया था कि अब नाज़िम अरसलान कोई कसर नहीं छोड़ेगा मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन किसी दूसरे को मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आसमान पर बाकायदा गरज चमक शुरू हो गई। मैंने आगे कदम बढ़ा दिए और उसके बाद बारिश से बचने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में दौड़ने लगा। मेरा रुख सामने टीले की तरफ था और मेरा ख्याल था कि टीले के दरमियान में कोई ऐसी जगह मिल जाए जो मुझे बारिश से महफूज रखे। अब चूंकि तारीकी फैल चुकी थी इसलिए मुझे 2-4 बार ठोकर भी लगी, लेकिन मैं संभल गया। यहाँ तक कि बारिश की पहली बूंद ने आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय किया तो मैं उस टीले के दामन में पहुँच गया। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिसे मैं एक टीला समझता वो अच्छा खासा पहाड़ था। मैं उसके दामन में पनाह तलाश करने लगा और ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कई चट्टानें नजर आईं जो साइबान की तरह झुकी थीं। मैं जल्दी से एक चट्टान के नीचे पहुंच गया।
इस वक्त कुछ ऐसी बेसरो सामानी थी कि मौसम से बचने के लिए मेरे पास कोई लिबास नहीं था। बहरहाल टीले के दामन में बिखरी हुई चट्टानों में से एक चट्टान की आड़ में बैठ गया। फिर शायद बादल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरे सर पर साया हो जाए तो वो अपना काम शुरू करें। उसके बाद ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो बस ये कहा जाए कि आसमान ने उसके बाद ना बरसने का फैसला कर लिया। माहौल इतना अजीब सा हो गया था कि मैंने इससे पहले कभी इतनी शदीद बारिश नहीं देखी थी। चट्टानों पर पड़ने वाली बूंदें उछल उछल कर मेरे जिस्म की तरफ आ रही थीं और यूं महसूस होता जैसे मुझ पर पत्थरों की बारिश हो रही हो। चारों तरफ पहाड़ी टीले बिखरे थे, हर तरफ वीरानी का माहौल था। उसके आसमान पर गहरे स्याह बादलों ने इस माहौल को और खौफनाक बना दिया। बादलों के गोल चले आ रहे थे और इस नाहमवार मैदान में खुद रो दरख्त बादलों की तारीकी में छुपते चले आ रहे थे। माहौल इस कदर दहशतनाक था कि जहनी तवाज़ुन भी बरकरार न रह पाए। लेकिन मैं माहौल से मुतासिर नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने इस ख्याल से चौंक कर देखा कि बादलों ने अगर बरसना शुरू कर दिया तो कहाँ जाऊंगा। यहाँ कोई ऐसी पनाहगाह नहीं थी। एक और बात भी सोची थी मैंने, इस माहौल का मेरी निगाहों से गुम हो जाना और अपने आप को एक नई जगह पाना मेरे नज़दीक बहुत अच्छी बात थी कि साजिद और उसका घराना मेरी वजह से किसी अजाब का शिकार ना हो जाए। इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह हो गया था कि अब नाज़िम अरसलान कोई कसर नहीं छोड़ेगा मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन किसी दूसरे को मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आसमान पर बाकायदा गरज चमक शुरू हो गई। मैंने आगे कदम बढ़ा दिए और उसके बाद बारिश से बचने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में दौड़ने लगा। मेरा रुख सामने टीले की तरफ था और मेरा ख्याल था कि टीले के दरमियान में कोई ऐसी जगह मिल जाए जो मुझे बारिश से महफूज रखे। अब चूंकि तारीकी फैल चुकी थी इसलिए मुझे 2-4 बार ठोकर भी लगी, लेकिन मैं संभल गया। यहाँ तक कि बारिश की पहली बूंद ने आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय किया तो मैं उस टीले के दामन में पहुँच गया। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिसे मैं एक टीला समझता वो अच्छा खासा पहाड़ था। मैं उसके दामन में पनाह तलाश करने लगा और ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कई चट्टानें नजर आईं जो साइबान की तरह झुकी थी। मैं जल्दी से एक चट्टान के नीचे पहुंच गया। इस वक्त कुछ ऐसी बेसरो सामानी थी कि मौसम से बचने के लिए मेरे पास कोई लिबास नहीं था। बहरहाल टीले के दामन में बिखरी हुई चट्टानों में से एक चट्टान की आड़ में बैठ गया। फिर शायद बादल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरे सर पर साया हो जाए तो वो अपना काम शुरू करें। उसके बाद ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो बस ये कहा जाए कि आसमान ने उसके बाद ना बरसने का फैसला कर लिया। माहौल इतना अजीब सा हो गया था कि मैंने इससे पहले कभी इतनी शदीद बारिश नहीं देखी थी। चट्टानों पर पड़ने वाली बूंदें उछल उछल कर मेरे जिस्म की तरफ आ रही थीं और यूं महसूस होता जैसे मुझ पर पत्थरों की बारिश हो रही हो। लेकिन बेबसी थी, क्या कर सकता था सिवाय इसके कि बदन को जितना सुकेड़ लूं समेट लूं। बादल गरज रहे थे, बिजली एक सेकंड में दर्जनों बार चमक रही थी। मेरी बेबस निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। फिर एक जोर से बिजली चमकी तो मेरी निगाह इत्तफाकन बाएं सिमत देख रही थी। यहाँ मैंने कई बार एक स्याह धब्बा देखा। मैं ये अंदाज़ा करने लगा कि ये स्याह धब्बा क्या चीज़ है, लेकिन जब बिजली चमकी तो फौरन अंदाज़ा हो गया वो कोई सुराख ही था। मैंने पहाड़ों में गारों के दहानों के बारे में सुना था। उस वक्त मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा हुआ। मैं हिम्मत करके सुराख की जानिब बढ़ा, ये सोच कर कि मुमकिन है वो किसी बड़े गार का दहाना हो और मुझे उसमें पनाह मिल जाए। मौसम इस कदर सर्द हो गया और ठंडी हवा चल रही थी कि हड्डियों में सुराख हुए जा रहे थे। चट्टान की पनाह से निकलते ही बारिश ने मुझे भिगो दिया। हालांकि मैंने दौड़कर उस दहाने के पास कदम रखा, लेकिन चंद कदम तय करने में ही मेरा पूरा बदन भीग गया। इसके बाद मैं दहाने तक पहुंचा और मुझे खुशी हुई कि वाकई वो एक गार का दहाना था। हालांकि कपड़े भीग जाने से सर्दी का एहसास शदीद हो गया, लेकिन गार मिल जाने की खुशी में ये एहसास खुद ब खुद ख़त्म हो गया। मैं दहाने से अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे सर्द हवाओं से निजात मिली और मेरी जान में जान आई। लेकिन अभी बदन में कपकपाहट थी, लेकिन बाहर की निस्बत ये जगह सुकून से थी। सबसे पहले मैंने कमीज उतारकर उससे पानी निचोड़ा और दोबारा पहना। उसके बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी खुश्क करने लगा। इस काम से फारिग होकर इधर उधर देखा। हर चंद के मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह से मैं भागा हूँ और जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ के बाद किसी ऐसे इलाके का तस्वुर किया जाएगा। कम अज़ कम लाहौर के गिरदो नवा में ऐसा कोई इलाका नहीं था। ये हो सकता है कोई तिलिस्मी जगह हो। ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती थी। गार के दाने के अंदर मुमकिन है सांपों का बसेरा हो और खौफनाक बला मुझे मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस एहसास ने मेरे अंदर कपकपाहट को और बढ़ा दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। इश्क और मोहब्बत की कई दास्तानें मेरे जहन में गूंजने लगीं, लेकिन जिस इश्क की कहानी जिससे मैं वाकफियत हासिल कर रहा था
इन कहानियों से मुख्तलिफ थी। सारी बातें अपनी जगह, वो जिन ज़ादे मुझे इस अमल से रोक रहे थे। हालांकि मैंने कई बार सुना कि कोई जिन किसी लड़की पर आशिक हो गया और उसने लड़की की ज़िंदगी दूभर कर दी, और ये अलग बात है कि इस वक्त एक जिन ज़ादी और एक इंसान ज़ादे का आपस में राब्ता था। इस वक्त एक नई कहानी जन्म ले रही थी। मैं काफ़ी देर तक तारीकी में अपने कानों को समेटकर अपनी समाज से काम लेता रहा, लेकिन मुझे काफ़ी देर तक कोई सरसराहट सुनाई न दी। इसका अंदाज़ा हो गया कि गार में कोई सांप नहीं है। उसके बाद मैंने हाथ बुलंद करके गार की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया, लेकिन मेरे हाथ खला में झूल कर रह गए। गार की छत काफ़ी बुलंद थी। फिर मैंने दोनों हाथ आगे किए और आगे बढ़ने लगा। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, बस अपने इर्द गिर्द टोल कर अंधों की तरह आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुझे कुछ फिक्र नहीं रही। दिल को अजीब सी ढारस थी। बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक अंदर आ रही थी। मैंने सोचा कि ज़्यादा तजस्सुस कहीं मुश्किल में न डाल दे। बैठकर वक्त गुजारूं, बारिश रुक जाए, रात और दिन का तस्वर जागे तो कोई फैसला करूं। इसके बाद मैं पथरीले गार में बैठकर आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। मेरी पलकें बोझल होने लगी और फिर मैं गार की पथरीली जमीन पर हाथ का तकिया बनाकर लेट गया। बहुत देर तक मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात में गुम रहा। दिल ये कह रहा था कि कहाँ अजाब में गिरफ्तार हो गया। कोई मुनासिब जगह तलाश करूं और तकदीर पर भरोसा करूं, लेकिन शुआ मेरे दिल में जागती और उसकी आवाज़ कानों में उभरती। वो कहती कि शाज़िल, यही तो मोहब्बत का इम्तिहान है। हमारी मोहब्बत एक नई कहानी जन्म दे रही है। क्यों उस नई कहानी से गुरेज करते हो? मैं खामोश अपनी जगह पड़ा रहा। फिर न जाने कब आंखों में नींद उतर आई और जब नींद से जागा तो एहसास हुआ कि बाहर का मौसम पुरसुकून है और सूरज अपनी रोशनी से माहौल को रोशन कर रहा है। न जाने कितना वक्त गुजर गया, बस यूं लगा जैसे कुछ लोगों के लिए दिन और रात का तस्वर मिट गया हो। यह दिन का वक्त ही था जब मैं इस गार में दाखिल हो गया। इसके बाद अब तक दिन गुजर गया और शायद रात भी। मैं गार का जायजा लेने लगा। अब ये कुशादा गार अपनी पूरी आबोताब से रोशन था। चट्टानें उसी तरह उबनी थी जैसे जमीन पर कोहान निकल आए हों। लेकिन कुछ फासले पर एक शख्स को बैठे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक उम्र रसीदा आदमी था, दो जानों बैठा हुआ था, आंखें बंद थी और हाथ सीने पर बंधे थे। इस तिलिस्मी गार में इस इंसानी वजूद को देखकर दिल पर शदीद खौफ तारी हो गया। लेकिन पिछले जिन दिनों में से हालात का शिकार हो चुका था, उन्होंने कुछ एहसाब की मजबूती फराहम की। हिम्मत करके उठा और उन बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। लंबी दाढ़ी, ढीला ढाला लिबास, मासूम सा चेहरा। उन्होंने मुझे बैठे देखकर आंखें खोली, फिर अपने अकब में हाथ किया और वहां से प्याला उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। प्याले में एक गाढ़ा स्याल था, गालिबन पानी में घोले हुए सत्तू जैसी कोई चीज थी। बुजुर्ग की आवाज उभरी, पी जा। मैंने दोनों हाथों से एहतराम से प्याला लिया। इसके बाद उसे होंठों से लगाया। शायद ये कुदरती अमल था जिसे मैंने अंजाम दिया, लेकिन इसका नतीजा जो निकला वो बड़ी अहमियत का था। मेरे जिस्म में ऐसा महसूस हुआ जैसे ताकत आ गई हो। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली। प्याला खाली करने के बाद मैंने एहतराम से एक जगह रख दिया। आस्तीन से होंठ खुश किए और आहिस्ता से बोला, आपका ये दिया हुआ तोहफा मेरे लिए दिलो जान से ज्यादा कीमती है, लेकिन मैं रहनुमाई चाहता हूँ। आपको मालूम है कि मेरे साथ नाइंसाफियों का अंबार है। मुझे मेरे भाइयों ने धोखा दिया, मुझे इस दुनिया ने धोखा दिया। जो कुछ बचपन से अब तक मेरे साथ बीता है, इसमें मेरा कोई जाना बूझा अमल शामिल नहीं। तकदीर मेरे लिए रास्ते बनाती रही और मैं उन पर चलता रहा। अगर आप मेरी बात समझ सकते हैं, मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं। आपको इल्म है कि मेरे दिल में एक मोहब्बत की कोंपल फूटी और वह तनावर दरख्त बन चुकी है। मैं इस दरख्त को अपने दिल से काट कर नहीं फेंक सकता। वो कहते हैं कि मैं शुआ उसे धोखा दूं, उसे ये एहसास दिलाऊं कि मैं किसी और लड़की को चाहता हूं और उससे बेवफाई करता हूं। ये मैं नहीं कर सकता। मैं उसकी तलब भी नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसे नफरत में बदलना मुमकिन नहीं। मैं मदद चाहता हूँ। जवाब में बुजुर्ग ने आंखें खोली, मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। मंजिल को पाने के लिए रास्ते तय करना पड़ते हैं। रास्तों में गहरे गड्ढे होते हैं, काली दलदलें और खुली सड़कें भी। अपनी पसंद के रास्ते तलाश मत करो, बल्कि जो रास्ते मंजिल की तरफ ले जाएं उन पर एहतियात से कदम उठाते रहो। फैसला करने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसे इस्तेमाल करो। नेकी और बदी के तस्वुर को जहन में रखो। जाओ, सफ़र वसीला ज़फ़र है, लेकिन वापस इस सुराख से ना जाना। जिधर से आए हो सीधे चले जाओ और अपने लिए नए रास्ते तलाश करो। बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़े हुए और इशारा किया, जाओ। फिर उन्होंने गार के उस तहने का रास्ता इख्तियार किया जिधर से मैं आया था। मैं उनसे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। वो जो कुछ बताना चाहते थे बताकर चले गए। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे कि सफ़र वसीला ज़फ़र है।
मुझे सफ़र करना चाहिए और सफ़र के लिए मुझे रास्ते भी बता गए थे। कुछ लम्हे तक अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, वैसे जिस्म की तवानाइयाँ लौट आई थी। जिन हालात से गुजरा था उन्होंने मेरे जहन को बिल्कुल सादा किताब की मानंद कर दिया। सोच समझ के दरवाजे बंद हो गए थे। मैं इस खौफ को दिल से निकाल कर कोई अमल करना चाहता था। इसके बाद आखिरी फैसला मैंने यही किया कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह मैंने छोड़ दी और बुजुर्ग के बताए रास्ते पर चल पड़ा। गार शायद अंदर से सुरंग की शक्ल इख्तियार कर रहा था कि अचानक मुझे थोड़ी दूर जाने के बाद वो तंग होती महसूस हुई, लेकिन ये जगह इतनी दूर थी कि मैं खड़े होकर इससे गुजर सकता। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया गार तारीक हो गया। हालांकि धाने के पास दिन की रोशनी थी, लेकिन आगे चलकर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से रोशनी अंदर आ सके। अलबत्ता ये रास्ता बहुत ज़्यादा तवील नहीं था और जब मैं गार के दूसरे सिरे से बाहर निकला तो मैंने अपने आप को एक अजीब सी जगह खड़े पाया, लेकिन गहराइयों में एक बस्ती आबाद थी। ये कोई छोटी सी बस्ती थी। मैं शदीद हैरत में गुम था, ये क्या माजरा है। मैं तो लाहौर के निवाह में था, लेकिन अब ये कौन सा पहाड़ी इलाका है जहां मैं पहुंच गया। इतने फासले कैसे तय हुए, लेकिन पीछे का माहौल मेरी निगाहों में था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।